तो सबसे पहला सवाल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? एनीवन? सर एक ऐसा परफॉर्मेंस जो ह्यूमन मतलब कि ह्यूमन को रीड करके जैसा वो डिमांड मतलब जैसा वो चाहता है वैसा परफॉर्म करे तो सिस्टम वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ओके। सर सर एक जैसा ऐसा सिस्टम कि जो ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सके या डिसीजन ले सके या हमसे इंटरेक्ट कर सके। ये सर जैसा कि हम लिखा हुआ है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हम मतलब मशीनों में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि वो ह्यूमन कमांड ले सके और उनको बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। ये है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो जो हमारी मशीन्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल मशीन। किसी को इसमें डाउट है? जो कंप्यूटर हमारे सामने है, साथ है, आप लोगों के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो दीज आर वेरी पावरफुल मशीन। किसी को इसमें डाउट है कि नहीं, दे आर नॉट पावरफुल मशीन? नो सर। They are very powerful in terms of number one memory, number two मेरे आज एन मिसिंग है, बिना पेन के काम चलाए। ओके सर। कंप्यूटर और इंसान में क्या क्या सिमिलैरिटी है? अगर उसकी इंटेलिजेंस की बात, मतलब उसकी शक्तियों की बात की जाए, तो कंप्यूटर और इंसान, ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर, दे बोथ हैव मेमोरी। ठीक है, दोनों की याददाश्त होती है। कंप्यूटर की मेमोरी और आज के समय में जो हमारी मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी है, वो लगातार बढ़ती जाती है। मेमोरी का फंक्शन क्या है? जैसे हम याद कर सकते हैं, कोई भी फैक्ट होता है हम याद कर लेते हैं कि ये था। हम अभी याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। कंप्यूटर भी सेम चीज कर सकता है और इनफैक्ट हमसे बहुत ज़्यादा तेजी से कर सकता है और बहुत प्रिसाइजली कर सकता है। हम भूल सकते हैं, थोड़े समय बाद भूल जाएंगे। हमारी मेमोरी लिमिटेड है, पर हमारे कंप्यूटर्स की मेमोरी बहुत बड़ी है। एक लैपटॉप के अंदर में कितना डाटा, कितनी इंफॉर्मेशन सेव की जा सकती है, वो इमेंस है, हमसे कहीं ज्यादा है और कहीं ज्यादा प्रिसाइज है। दूसरा फंक्शन, हम इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों। कोई भी जानकारी है और कंप्यूटर को दी जाए तो वो फटाफट प्रोसेस कर सकता है। हम कोई भी फैक्ट उसमें डाल देते हैं कि भाई ये कैलकुलेशन करो, 2 × 2 करो 4, वो 2 सेकंड में बता देता है। आप करो 2 लाख गुणा फला फला, मतलब 10 डिजिट का 2 नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करो, वो भी उसे फटाफट कर देता है। इंसान को उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हमारी जो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है वो दोनों करते हैं, कंप्यूटर के मामले में हमसे थोड़ा सा तेज है। एक चीज में अब आते हैं, कंप्यूटर और हम में फर्क क्या है? फिर फर्क है कंप्यूटर और हम में? यस सर। यस सर। सर हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं लेकिन कंप्यूटर हम लोग को मतलब यूज नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? वेरी गुड, अच्छा आपने सही बताया। तो कंप्यूटर हमें क्यों नहीं यूज कर पाता? हम क्यों कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं? हम कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर हमें नहीं चलाता है। बिल्कुल ये सही बात है, पर ऐसा होता क्यों है? सर क्योंकि कंप्यूटर के पास डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं होती, वो कमांड पे निर्भर करता है। डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं होती, ठीक है। और कमांड पर निर्भर करता, ठीक है। मतलब उसको हमें अगर कमांड का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर को मीन्स हम
हाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस देना उसे सर, करने के लिए हम उसे जैसे आदेश देते हैं, लाइक ऐसे हो गया कमांड। प्रोग्राम करना पड़ता है, यस। कंप्यूटर को प्रोग्राम करना पड़ता है। हमें प्रोग्राम करना पड़ता है, इंसानों को प्रोग्राम करना पड़ता है? नहीं, इंसान खुद लर्न कर लेते हैं। इंसान जो है, जहां कंप्यूटर और इंसानों में फर्क है वो है प्रोग्रामिंग और लर्निंग का। उनको प्रोग्राम करना पड़ता है, हम खुद लर्न करते हैं। हम अपना आसपास देख लेते हैं, जैसे हम एक रास्ते पर चले, कंप्यूटर की क्या परेशानी है, कंप्यूटर को अगर कहीं एक जगह जाता है, वहां जाके अटक जाता है, फंस जाता है, तो जाएगा वहीं, वो कभी बदलेगा नहीं अपना रास्ता जब तक कि कोई उसको बताएगा नहीं कि जब ये ऐसा पत्थर आ जाए तो यहाँ से बदल जाओ, अपना रास्ता बदल लो। कंप्यूटर सिस्टम में होता है ना, कहीं कहीं वो हैंग कर जाते हैं, उसमें बग आ जाते हैं, आप कोई प्रोसेस करते हो वहां जाके अटक जाता है, हैंग कर जाता है, तो फंस जाता है। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स के अंदर भी होता है कि जो प्रोग्राम कभी कभी इनकरेक्ट ऑपरेशन कर देते हैं, तो वहां फंस जाता है। कंप्यूटर अपने से लर्न नहीं कर सकता, पर इंसान के अंदर एक काबिलियत है। इंसान एक बार जाएगा, उसके सामने पत्थर आया, पत्थर से टकराया, गिर गया, अगली बार जब पत्थर आएगा तो क्या करेगा, फिर जाके टकराएगा पत्थर से और फिर गिरेगा? सर। नहीं गिरेगा ना। कंप्यूटर क्या करता है, इंसान लर्न कर लेता है। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे पत्थर आता है, पत्थर जब आता है तो पत्थर के से नहीं टकराना होता है, उसके साइड से निकल जाना होता है। ये चीज हम लर्न कर जाते हैं। हम 2-3 एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, फिर हमें उसका रास्ता समझ आ जाता है कि हम कैसे इससे निकल सकते हैं। कंप्यूटर ये चीज नहीं कर सकता। कंप्यूटर, आज का कंप्यूटर जो है, वो लर्न नहीं कर सकता। उसको किसी को ट्रेन करना होता है, और जो उसको बताया जाएगा वो एग्जैक्टली हुबहू कर देगा, प्रिसाइजली कर देगा, परंतु उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता वो। उससे जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो उसकी प्रोग्रामिंग की गई है, उस प्रोग्रामिंग से बाहर नहीं जा पाता आज का कंप्यूटर। ठीक है। हम्म। तो यस सर। ये जी जो सर। फंक्शन है, क्रिटिकल फंक्शन है, ये हमारी इंटेलिजेंस है। वी लर्न बाय एक्सपीरियंस, वी नो कि जो है जब ये हो तो ये ऐसे करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी इंटेलिजेंस है, जो डिफरेंट होती है, जो अभी कंप्यूटर के भीतर नहीं है। कंप्यूटर आज के समय में इंटेलिजेंट नहीं है। जो नेक्स्ट वर्जन ऑफ कंप्यूटर आएगा, आना है, तो उसमें वो कंप्यूटर अपना आप इंटेलिजेंट होगा। मतलब उसे प्रोग्राम करने की भी जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप सेल्फ प्रोग्राम्ड हो जाएगा। वो अपने आप को प्रोग्राम खुद कर सकेगा, वो खुद से लर्न कर सकेगा कि मुझे अब क्या करना है। तो इसी चीज को करना, इसी चीज को डेवलप कराना कंप्यूटर के भीतर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है। तो ये जो कमी है, जिसको, जो इंसान और कंप्यूटर के बीच में बहुत बड़ा एक गैप है, जिसकी वजह से कंप्यूटर पूरी तरीके से हम पर निर्भर है, इंसानों पर। जैसे आपने बोला कि हम कंप्यूटर चलाते, कंप्यूटर हमें अभी नहीं चला सकता, पर उस ऐसा करना चाहते हैं हम कि कंप्यूटर अपने से लर्न करे। जैसे हम किसी को बहुत नहीं सिखाते जीवन भर, ठीक है, तो वो अपने फंक्शन खुद करता है। तो उस काम के लिए उसी चीज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इट्स एन एबिलिटी ऑफ मशीन टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क। ये जो काम है, ये जो हमारे हायर ब्रेन के काम है, ये कॉग्निटिव टास्क कहलाते हैं। जिसमें कि सोचना, थिंकिंग, कि कंप्यूटर सोच सकता है मुझे क्या करना चाहिए, परसीव कर सकता है कि मेरे सामने चैलेंज क्या है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है। परसीव करना क्या होता है? परसेप्शन या परसीव करना। सर मे बी रिकॉग्नाइज करना। परसीव करना, नॉट एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज करना। परसीव करना होता है मतलब उससे थोड़ा सा पहले, एक तो चीज आनी के पहले, और एक उससे परसेप्शन। ठीक है, हमारी परसेप्शंस होती हैं कि हमें पता चलता है कि वहां पर ये खतरा हो सकता है, अगर हम वहां जाएंगे तो उसको हम परसीव कर लेते हैं। एक तो होता है कि प्रॉब्लम आ गई, हमने देख ली और सामने है, हमें पता है, पर हम एक एंटीसिपेट सॉर्ट ऑफ कर लेते हैं कि यार वहां ये करने से ये चीज हो सकती है।
तो ये परसीव कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो अपने आप अपनी गलतियों से लर्न कर सकते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत डिफरेंट है यहाँ पर, कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी होगी, आपको उनको बताना होगा, परंतु आने वाले समय में ऐसे कंप्यूटर होंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, डिसीजन मेकर्स होंगे, अपने आप फैसले ले पाएंगे कि अजय हम ये कर लेते हैं, इसको ये चीज ऐसे नहीं हो रही ना, इसको ऐसे करके देखते हैं। इंसान कैसे सीखता है, हम लोग कोई भी चीज सीखते कैसे हैं कि किसी प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, तो हम उस प्रॉब्लम को सबसे सिंपल तरीके से देखा जाए तो अपनी जो भी लर्निंग होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर हिट एंड ट्रायल करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, कोरोना आया तो हमें ये नहीं पता अब इसका क्या करना है, तो हम पहले दो तीन चीजें करेंगे, चलो लॉकडाउन कर देते हैं, चलो वैक्सीन लगा देते हैं, चलो ये कर देते हैं, तो तीन चार अलग अलग तरह से चीजें करने की कोशिश करेंगे, उसमें से जो भी फिट बैठ जाए, तो हिट एंड ट्रायल से हम उसको करना सीख जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो उससे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और फिर जो रियल टाइम सिचुएशंस में इन कामों को कर देना विदाउट कांस्टेंट सुपरविजन, जैसा उन्होंने बोला था कि कंप्यूटर को चलाना पड़ता है, तो आने वाले समय में कंप्यूटर ऐसे हो जाएंगे जिनको चलाने की जरूरत ना रहे। ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसको बहुत सारे काम करने के लिए लगाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, जो प्रोडक्टिविटी है उसको और बढ़ाया जा सकता है। और इससे होगा क्या कि इंसान के इंटेलिजेंस की तरह ये मशीनें काम कर पाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक चीज और होती है जो होती है मशीन लर्निंग, ठीक है, तो मशीन लर्निंग इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो मशीन लर्निंग में जो हम लर्निंग पार्ट होता है कि दे लर्न बाय एक्सपीरियंस, मशीन्स भी हमारी तरह, इंसानों की तरह अपने एक्सपीरियंसेस लर्न करना सीख जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, स्मार्ट मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन बनाने में। हेल्थ केयर, ऐसे डॉक्टर बनाए जा सकते हैं, ऐसे सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं जो अपने आप जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, और क्योंकि ये मशीन द्वारा होगा, इंसान इसमें कम लगेंगे, तो ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो जाएगा। फिर किसानों की इनकम को एनहांस करना, ये काम कर सकते हैं, कैसे एग्रीकल्चर के अंदर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, वो किसान को खुद बता देगा कि आप ऐसा करो, ये वाली फसल लगाओ, ये फसल मत लगाओ, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वेस्टेज कम होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ये इम्प्रूव कर सकता है, आज कर भी रहा है। स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट और जो अर्बन पॉपुलेशन को एक दूसरे से जोड़ना, ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा बेटर बनाना, कंजेशन फ्री बनाना, ये सब काम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कर सकते हैं। इसमें जो OECD होता है, OECD क्या है? व्हाट इज OECD? कौन बताएगा? सर OECD ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक कॉपरेशन O for फॉर ऑर्गेनाइजेशन EC फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, और D नहीं याद आ रहा है। डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सर फ्रांस में है क्या? फ्रांस में है या ब्रसल्स में है? आई एरिस थिंक फ्रांस में। हो सकता है एरिस फ्रांस लिखा हुआ है सर। एरिस फ्रांस में, ठीक है। तो ये, और इसका काम क्या है? याद करो, अब भूल गए आप लोग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारे भूल गए।
advice on taxes. इसमें एक काम टैक्सेस को लेकर है। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ कंट्री है और जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे उनके बीच में डेवलप हो और डेवलपमेंट के लिए और आगे कैसे काम करें, इसके लिए विशेष रूप से काम करता है। तो OECD के ने अपने प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कि क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स होने चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और 42 देशों द्वारा, जिसमें OECD के सदस्य और नॉन मेंबर्स हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। कितने मेंबर्स हैं OECD के? 38 34 या फिर 35। 38। ओके। यस सर। तो 38 सदस्य हैं OECD के। OECD टैक्स मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी रहती है। OECD ये जो क्या होता है, ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, ये काम भी यही करती है शायद OECD। इससे ये काफी नजदीक से जुड़ी रहती है। तो इसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी कुछ इसने प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ लोगों के डाउट्स भी हैं। जैसे किसी भी टेक्नोलॉजी के प्रति डाउट्स होते हैं, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति भी आज लोगों के डाउट्स हैं। और लोगों को ये भी भय है कि अगर कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो जाएगा तो ये पता नहीं क्या कर सकता है, क्योंकि उसकी भाई मेमोरी बहुत तेज है और वो वैसे ही बहुत प्रिमिटिव है आज के समय में, बट पता नहीं वो किस तरफ जा सके। अगर उसके अंदर वो कॉग्निटिव स्किल ये आता है, तो कॉग्निशन के साथ जैसे इंसान का है कि दिमाग अच्छी जगह भी चल सकता है तो दिमाग खराब जगह भी चल सकता है। तो अगर हम कंप्यूटर को दिमाग दे रहे हैं, इंटेलिजेंस दे रहे हैं, तो ये एक चैलेंज भी है, तो उसको उस तरह से भी देखा जाना चाहिए और उन बिंदुओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि ये किसी तरीके का एक खतरा ना बने। जैसे हमने बहुत सारी जो मूवीज देखी हैं, उनमें ये मोरलेस यही स्टोरी है कि धीरे धीरे इंसान मशीन बहुत इंटेलिजेंट हो गई और इंटेलिजेंट होने के बाद उन्होंने इंसानों को रिप्लेस कर दिया धरती पर। तो ये एक खतरा मशीनों के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ साइंटिस्ट बतलाते हैं। फिर नीति आयोग ने, जैसा अभी मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में, कि 5 एरियाज को आइडेंटिफाई किया है। उसमें एक AI भी है, और इस AI में कि हमें एक नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी चाहिए, ये नीति आयोग का प्रस्ताव है। और उसमें ये भी वो कंसर्न दिखाया है कि इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है AI के लिए, जो कि हमारे लिए एक मेजर वीकनेस है, एक समस्या का कारण हो सकती है। 5 कौन कौन से एरिया हैं जो नीति आयोग ने पहचाने हैं? हिमांशु बताओ, हिमांशु बताओगे? कल हमने 5 एरिया सर अभी प्रेजेंटली अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, गुड। और कोई? आस्था, आरुषि, बोलो भाई। आर्यन, मंगेश। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। कल हमने पढ़ा था कि नीति आयोग ने 5, नीति आयोग जानते हो? जी सर। है ना, नीति आयोग हमारा है। तो नीति आयोग में ये कहा है कि 5 टेक्नोलॉजीज, विशेष रूप से नई 5 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं। ठीक, इन 5 टेक्नोलॉजी पर हमें काम करना चाहिए और हम देश के विकास में इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो वो 5 टेक्नोलॉजी कौन सी है, उनके लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई है। तो वो 5 टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है? टेक्नोलॉजी का स्पेसिफिक तो नहीं पता, लेकिन हम कह सकते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में करना चाहते हैं। नहीं। चलो बताओ, कौन बताएगा? सर फार्मिंग।
क्या आप लोग फार्मिंग नहीं रही है? फार्मिंग नहीं है। कल हमने जो जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वही टॉपिक्स हैं। उनमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डाटा, रोबोटिक्स और एक और, ये 5 टेक्नोलॉजी हैं जिनको नीति आयोग ने पहचान किया है कि इन 5 टेक्नोलॉजी पर हमारे जो शायद 5G है क्या, शायद, हाँ, तो 5G, तो ये 5 टेक्नोलॉजी हैं जो आने वाले समय में आ रही हैं, जिन पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके द्वारा हम देश के डेवलपमेंट में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें बताया, ठीक है? सभी को क्लियर है ये? आरुषि, कौन सी 5 टेक्नोलॉजी हैं? बताइए आरुषि। नहीं, चलो हिमांशु हमें बताएंगे। हिमांशु तुम बताओ भाई, अब बताओ दोबारा, मैंने बता दिया अभी, बताओ कौन कौन सी 5 टेक्नोलॉजी हैं जिनको सर एक ब्लॉकचेन और 5G हाँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ बिग डाटा बिग डाटा, हाँ, और रोबोटिक्स। रोबोटिक्स। ये 5 टेक्नोलॉजी हैं जिनको हमें चिन्हित किया गया, और ये आने वाले समय की, आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी हैं जिनके लिए हमें तैयार होना चाहिए अगर हम व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, देश के रूप से आगे फर्दर डेवलप होना चाहते हैं। अब इसी के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी बनाया गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि NIC द्वारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जिसमें हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, जो नए नए चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं, उनमें और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उनको और कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें नए नए तरीके के सॉल्यूशन ढूंढना, उनको और बेहतर करना, इसके लिए काम किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, आने वाले समय में फसल बीमा योजना में करने जा रही है, फॉर क्रॉप कटिंग एंड यील्ड एस्टिमेशन। जो हमने स्कीम पढ़ी थी फसल बीमा योजना, कि हमें एग्जैक्टली पता रहे कि कितने लोगों को फसल का नुकसान हुआ है और कितना उनका नुकसान हुआ है, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेज 2020 नाम से भी ये कार्यक्रम है। तो इसके अंतर्गत भी सोशल एम्पावरमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है, जिसमें हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी, इन सभी सेक्टर्स को इंक्लूड करके काम किया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम है ये METI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किया जाता है। अगला जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ हमारा एक नेशनल मिशन है जो शुरू किया गया है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन, NMQTA। ये क्वांटम कंप्यूटिंग, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। हमने शायद पहले भी बात की थी कि हम जो प्रोसेसिंग है कंप्यूटर की, कंप्यूटिंग जो होती है, कंप्यूटर कंप्यूटिंग या प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं, उसके लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसे क्वांटम लेवल पर लेके जाया जाए। हमने बात की थी कि हमारे जो कंप्यूटर होता है उसमें बहुत सारे स्विचेस होते हैं,
कुछ जो कंप्यूटर याद करता है सारा कंप्यूटर का काम 0 और 1 पर, बाइनरी पर होता है। होपफुली आप सभी को ये पता होगा। तो कंप्यूटर अपना काम बाइनरी से करता है। तो बाइनरी के द्वारा 0 1 के द्वारा वो अपनी सारी चीजें याद करता है। 0 1 के लिए वो एक स्विच का इस्तेमाल करता है। जब वो 0 पर रहता है तो बंद है, और 1 पे हायर लेवल पर होता है तो ऑन हो जाता है। इसी को अगर हम एटम के लेवल पे ले जाएं या क्वांटम से भी आगे क्वांटम में ले जाएं, क्वांटम इज इलेक्ट्रॉन इन हाई एनर्जी स्टेट। तो जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में होता है और लो एनर्जी स्टेट में होता है, यानी कि हम कंप्यूटिंग को, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को एटॉमिक लेवल या उससे भी नीचे सब एटॉमिक लेवल पर ले जा रहे हैं, ऐसे में वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। वो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर हम कंप्यूटिंग करते हैं तो ये कहलाता है कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। इस क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर में जो इंफॉर्मेशन है वो क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स में सेव की जाती है। और क्यूबिट्स जो है एटम, फोटॉन, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को उनके जो एनर्जी लेवल है उनमें उनको दर्शाती है। एक सेकंड रुकिए, मैं कहने वाला हूं। जैसे ये मानिए हमारा एटम है। इस एटम के अंदर में इस एटम के अंदर में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल गोल घूम रहा होता है। ये काम करेगा नहीं। मुझे लाना ही पड़ेगा, एक सेकंड दीजिए। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन याद है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम याद है? यस सर, यस सर, यस सर, यस 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 सर। तो हमारा एक एटम है, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर घूमते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस अपने उसमें घूमते हैं, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, परंतु ये एक लेवल पे नहीं रहते, ये ऊपर नीचे ऐसे घूमते हैं।
जब ये हायर एनर्जी उसमें ऑर्बिट में चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, फिर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से ऊपर नीचे जाते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में कि जो हमारा एटम है, एटम के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को यदि वो हायर एनर्जी स्टेट में आ गया, हायर ऑर्बिट में आ गया, तो हम उसे 1 मान लें। जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया तो उसे हम 0 मान लें। और इस तरह से फिर वो स्विच बनाए, इसको एज अ स्विच इस्तेमाल करें। तो जब हम इसको एज अ स्विच इस्तेमाल करेंगे, स्विच मतलब कंप्यूटर कैसे याद करता है, आप लोगों को ये पता है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। यस सर, 0 और 1 में केवल 0 1, अगर उसे कोई भी चीज याद करनी है, जैसे उसे कोई नंबर याद करना है, तो कैसे याद कर रहा होगा? जैसे उसको 1 = 0 1 0 1, मैं ऐसे इमेजिनरी में करेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मुझे ऐसे ही तुक्के से लिख रहा हूँ। तो लेट्स से दिस इज 1 = जिसको हम 1 मानते हैं वो उसको याद करेगा 0 1 0 1 0 1 0 1। 0 को याद कर लेगा 0 0 0 0 0। 2 को याद कर लेगा कुछ और 1 0 1 1 1 1। ठीक है, ऐसे करके हमारा कंप्यूटर याद करता है किसी भी चीज को, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस फॉर्मेट में, जिसको बाइनरी फॉर्मेट बोला जाता है, इस बाइनरी लैंग्वेज में, जो हमारी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है, इस बाइनरी लैंग्वेज में याद कर लेता है। और ये 0 1 क्या होते हैं? ये 0 1 वो स्विचेस होते हैं कि वो यहां से चला, तो पहला जो स्टेप पर स्विच ऑन है ऑफ है। स्विच अगर ऑन है तो इट मींस 1, अगर ऑफ है तो इट मींस स्विच ऑफ है तो इट मींस 0। तो ऐसे वो रीड करता जाता है कि पहला स्विच ऑन है, दूसरा ऑफ है, फिर स्विच ऑन है, फिर से याद कर लेगा 1, और फिर बाद में इनको जोड़ेगा 1 0 1 0 1 इज इक्वल टू, उसने ये याद कर रखा है जहाँ 1 0 1 0 1 होता है, इट्स का मतलब ये होता है कि 2। तो ऐसे वो याद कर लेगा कि ये 2 है, जिसको हम लोग, इंसान लोग 2 बोलते हैं। तो ऐसे स्विचेस को वो एग्जामिन करता है। पर ऐसे स्विचेस जो है, ऐसे करोड़ों स्विच होते हैं जो प्रोसेसर के अंदर में, करोड़ों भी शायद कम नंबर है, उससे भी ज्यादा प्रोसेसर के अंदर में ऐसे बहुत सारे स्विच होते हैं जिसके जरिए से वो इनको रीड करता है, मेमोरी पर जाकर उनको रीड करके आता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वो मेमोरी में हमारे स्विच सेट हो जाते हैं। तो यही हमारे तरीके से कंप्यूटर काम करता है। अभी हम जो स्विच है वो सिलिका बेस्ड सेमीकंडक्टर से बनाते हैं, परंतु आने वाले समय में हम उन्हीं मेमोरी और प्रोसेसिंग चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाना चाहते हैं। और अगर उस इलेक्ट्रॉन ऑफ या क्वांटम जो अदर पार्ट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो आयन हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकता है, उनको अगर हम याद यूज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटिंग। और क्वांटम कंप्यूटिंग पूरी ओवरऑल कंप्यूटिंग, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड को कई मिलियंस टाइम आगे बढ़ा सकती है। क्वांटम कंप्यूटर जो है इसको मिलियन टाइम पावरफुल बना सकती है। आज के जो सुपर कंप्यूटर्स भी हैं उनको कई मिलियन टाइम्स पावरफुल बना सकती है। ये इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। भारत में अभी तक कोई भी क्वांटम कंप्यूटर नहीं बना है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना एक कार्यक्रम बनाया है जिसका नाम है क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए से हम क्वांटम कंप्यूटिंग को भारत में उसे प्रमोट करेंगे। इन दोनों में अंतर क्या क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटर, जो नॉर्मल हमारे कंप्यूटर्स हैं उनमें और क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या क्या फर्क होंगे? जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो बाइनरी फॉर्मेट में 0 1 के फॉर्मेट में याद करते हैं।
क्वांटम कंप्यूटिंग लॉजिकल यूनिट्स को क्वांटम बिट्स के फॉर्म में याद करेगी या क्यूबिट्स। जहां आज हम बाइट की बात करते हैं या बिट्स की बात करते हैं, बिट से मिलके बाइट बनता है, तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट की बात करते हैं। अगर क्वांटम कंप्यूटर में बात करेंगे, हम बात करेंगे क्यूबिट्स की। और इसमें बीच के इंटरमीडिएरीज भी हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। ये 0 और 1 और उसके बीच के कोरिलेशंस को भी दर्शा सकता है, जिससे जो ये कंप्यूटर है क्यूबिट्स को यूज करने के कारण बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जबकि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर्स हैं, वो उनमें एक क्यूबिट दूसरे के क्यूबिट पर असर करेगा, और जिससे ये सभी एक साथ काम करने का ये एक चैलेंज भी है। तो इसमें इनको कैसे एक साथ काम कराना है, इसको हम करने की, इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए काम चल रहा है। अब इससे होगा क्या हासिल, ठीक है? इसको करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिए गए हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी पर काम करें। 8,000 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च करने हैं इस मिशन पर, मिशन क्वांटम कंप्यूटिंग पर, जिसमें कि फोकस रहेगा फंडामेंटल साइंस, क्योंकि यहाँ पर हमें जो बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स है उसके लिए काम करना होगा। ट्रांसलेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स जनरेशन, इनोवेशन, स्टार्टअप, इस तरीके के इश्यूज पर, इन प्रायोरिटीज पर ये काम करेगा। और इससे क्या होगा, इससे हमारे देश में हाई स्किल्ड जॉब्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सकता है। गूगल जो कंपनी है, गूगल कंपनी ने भी अपने ये डिक्लेयर किया है कि गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग लैब जो उनकी है उसके भीतर क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव कर लिया है। क्वांटम सुप्रीमेसी का यहाँ मतलब है कि जो रिसर्चर्स हैं वो क्वांटम कंप्यूटर को, ठीक है, एक ऐसी सिंगल कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने यूज किया जो कोई दूसरा जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं या इवन सुपर कंप्यूटर हैं, जिसे करने में इनको उस कैलकुलेशन को जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, गूगल के कंप्यूटर ने उसी काम को बहुत कम समय में कर लिया है। गूगल का अपना जो क्वांटम कंप्यूटर है जिसका नाम है साइकामोर, ठीक है, जिसका मतलब है सुप्रीमेसी, साइकामोर ने ये क्लेम किया है कि ये उस काम को जिसे करने में किसी सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगेंगे, जिस कैलकुलेशन को करने के लिए 10,000 साल का समय लगेगा, उसको उनके इस साइकामोर नाम के क्वांटम कंप्यूटर ने 200 सेकंड यानी कि करीब 3 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट कर दिया है। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर है, और गूगल ने उसको शो किया है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि साइकामोर क्या है। साइकामोर गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है जिसकी स्पीड जो सुपर कंप्यूटर है, आज के समय जो मौजूद सुपर कंप्यूटर है उससे कितनी गुना ज्यादा है, कि जिस काम को करने में उसे 10,000 साल लगेंगे, सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगेंगे, उस कैलकुलेशन को करने में जो क्वांटम कंप्यूटर है साइकामोर, उसने केवल 3.3 मिनट 20 सेकंड में उस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर दी। ये हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर है। आप लोगों को समझ भी आ रहा है या ऐसे ही चल रहा है कुछ मामला? थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में सर। आ रहा है। आ रहा है सर। अच्छी बात है, ध्यान लगाओगे तो आएगा। देखो मुझे यही कहना है, बार बार पढ़ना, रिवाइज करना, री अटेम्प्ट करना,
ही सॉल्यूशन है। हम ये सोचेंगे कि हमें कोई चीज एक सेकंड में समझ आ जाए, तो ऐसा नहीं होगी। धीरे धीरे करके रगड़ा पट्टी से ये चीजें समझ आती हैं, और बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। आप ये सोचें कि 1 घंटे की क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास में हम सारा कुछ एक ही बार में समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 1 घंटे में जो पढ़ा है उसको बार बार आप रिवाइज करिए, जरूर आपको याद रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एज कंप्यूटिंग की बात करते हैं। एज कंप्यूटिंग क्या होता है? आज का लास्ट टॉपिक। पहले हम क्लाउड कंप्यूटिंग को समझ लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? कोई पता है किसी को क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द समझता है? सर ये डेटा से रिलेटेड है ना? हाँ, डाटा। सर इसके बारे में थोड़ा सा ये आइडिया है कि मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में ये डेटा किस तरीके से स्टोर करता है। ये सेंट्रलाइज्ड वे में डेटा को स्टोर करता है एक सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर, ओके। चलो देखो, ये हम लोग, आप लोग सभी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। जब इस्तेमाल किया तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या। आज के समय में आप बहुत सारी चीज, आप लोगों ने गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, इसका इस्तेमाल किया है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या होता है इनके द्वारा? गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, इनमें होता क्या है? सर गूगल सर हम ड्राइव में इसमें हम लोग का डेटा स्टोर्ड रहता है। ओके, और पहले क्या होता था? पहले सर हार्डवेयर मेमोरी में हम रखते थे डेटा, पर अब पहले ओवर द इंटरनेट हम स्टोर कर सकते हैं। हाँ मतलब पर्टिकुलर अपनी अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखते थे हम। पहले हमारा जो पुराने कंप्यूटर होते थे, उसके एसेंशियल पार्ट क्या क्या होते थे? एक कोई कंप्यूटर है, उसका कंप्यूटर का क्या पार्ट होगा? एक प्रोसेसर, एक उसके अंदर में हार्ड हार्ड डिस्क, हार्ड प्रोसेसर, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड, वो सब जितने पार्ट चल रहे हैं उनको छोड़ देते हैं। तो ये असेंशियल पार्ट थे। हम कोई भी काम करते थे तो अपने लैपटॉप में, मोबाइल में सेव कर लेते थे, उसको रखते थे। वो फाइल हमारे तो मोबाइल और उसमें रहती थी। उसमें हमें क्या चैलेंज फेस करना पड़ता था? ऐसी जो लोकल मेमोरी थी, उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? तो एक बार करप्ट होने के बाद डेटा लॉस का बस रिस्क था उसमें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा डाटा लॉस का हुआ करता था। आपकी जो फाइलें थी, जो कुछ आपने इकट्ठा किया, टाइप किया, फोटो खींचे, जो कुछ भी आपने, मूवीज, वो जो कुछ है आपके पास, वो आप रखते थे एक जगह पर। वो परंतु क्या होता था, वन फाइन डे वो आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाता था। ठीक है, किसी दिन आपका हार्ड डिस्क क्रैश कर गई, करप्ट हो गई। अब वो जितना डाटा है वो यो बेकार हो गया, तब वो हमारे लिए यूजलेस हो गया। तो अब उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए कि भाई ये जो फंक्शन है, इसको अगर हम, जो कुछ कंपनियों ने ये काम शुरू किया कि हम इसको, आप हमारे पास भेज दो, अब आपको कोई जरूरत नहीं है अपने कंप्यूटर में किसी हार्ड डिस्क को रखने की, आप केवल प्रोसेसर ही रखो उसके अंदर में, हार्ड डिस्क हम आपकी रख लेंगे, उस हार्ड डिस्क में आपका सारा डाटा हम स्टोर कर लेंगे। तो अभी जो डाटा है आपका, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? क्लाउड में। इसको नाम दिया गया क्लाउड। ठीक है, कि इस क्लाउड में अब आपका डाटा इंटरनेट पे स्टोर्ड है, जो कि कहीं ज्यादा एक्सेसिबल। इसका फायदा दूसरा ये है, एक्सेसिबिलिटी का। लोकल डिस्क का एक और प्रॉब्लम था कि जो पुराने वाले कंप्यूटर थे, चाहे आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पहले ज्यादा यूज होते थे, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में अगर कोई फाइल पड़ी हुई है, तो वो आपके घर पे है, आप कहीं बाहर हैं, या आप ऑफिस में, आपके ऑफिस के कंप्यूटर में रखा हुआ है, आप ऑफिस में नहीं है, तो आप उसे कैसे एक्सेस करेंगे? उसे एक्सेस नहीं कर सकते थे। परंतु आज क्लाउड में होने के कारण
हम अपने जो डाटा होता है, अपनी जो फाइल्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हम कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं, किसी भी जगह से, किसी भी कंप्यूटर पर उसको खोल सकते हैं, वहां से उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आज हमारी सभी फाइल कहाँ पर है, कहाँ हम उनको सेव कर रहे हैं? क्लाउड में। क्लाउड में। ठीक है, क्लाउड को डाटा स्टोरेज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आगे भी जा सकते हैं, क्लाउड में ही हम अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दें। ठीक है, हमारे जो एप्लीकेशन है वो क्लाउड के मेमोरी पर ही सेव हो, वहां पर प्रोसेसिंग भी हो सकती है, वही वहां पर प्रोसेसिंग भी हो जाए, हमारे को सिर्फ रिजल्ट मिल जाए, वो भी हो सकता है आने वाले समय में जो प्रोसेसर है वो बहुत छोटा सा प्रोसेसर हो जाए, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके उस पर डाटा रहे, हम जो भी फंक्शन करना चाहें यहाँ से इंस्ट्रक्शन भेजें, इंटरनेट बहुत फास्ट हो गया है, हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजी, ये भेजा कि भाई ये कर दो, उसने वहां से किया, करके रिजल्ट हमें दिखा दिया, हमारे सामने रिजल्ट आ गया। तो ये भी हो सकता है आने वाले समय में हो जाएगा। तो हो सकता है हमारे कंप्यूटर में बहुत सिंपल प्रोसेसर की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता ना पड़े, हार्ड डिस्क की तो धीरे धीरे जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती ही जा रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें हम अपने सारा जो कंप्यूटर के कोर फंक्शंस हैं उनको हम कहाँ कर रहे हैं? क्लाउड में। क्लाउड कहाँ पर है? क्लाउड इंटरनेट पे। इंटरनेट इज बेसिकली दैट क्लाउड जहाँ पर हम अपने सारी चीजों को अपने उसमें कर रहे हैं। अब आपके पास एक मशीन है, बस आप उस मशीन से इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन, अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हो अपने लॉगिन से, तो आपके लॉगिन में वो आपका डाटा, आपके प्रोग्राम एक जगह पर पड़े हुए हैं। वहां से आपने यहाँ से एक मैसेज भेजा कि भाई मेरे जो है ये करके मुझे भेज दो, उसमें वो आपको करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट आपके फोन पर भेज दिया या आपके डेस्कटॉप पर भेज दिया, आउटपुट आपके पास आ गया। तो ये चीज है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसी का एक वेरिएशन है, वो है एज कंप्यूटिंग। इसका मतलब ये है कि, और इसका उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में जो कंपनियां हैं, जो ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर हैं, वो 75% से ज्यादा डाटा जो है वो वहां पर प्रोसेस किया जाएगा, और इसको किया जाएगा एज पर। ठीक है, जैसे आज हम क्लाउड पर डाटा सेव कर रहे हैं, तो जो आने वाले समय में एज कंप्यूटिंग में ये होगा कि जो एज ऑफ द नेटवर्क है, इंटरनेट जो है, वहीं पर डाटा को एनालाइज किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और ट्रांसफर किया जाएगा। आज के समय में जिस चीज को हम कर रहे हैं वहां पर जो डाटा है वो वहां पर है, यहाँ पर इंटरनेट के एज पर, बिल्कुल उसके किनारे, क्योंकि अन्यथा क्या होगा, अगर हम प्रोसेसिंग को इंटरनेट पर करते हैं तो वो उसमें टाइम हमारे लिए ज्यादा लगता है। तो इससे हमें ये एडवांटेज हो जाएगा कि हम अपने डाटा को इंटरनेट के एज पर, क्लाउड के एज पर एनालाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डाटा हमारा एनालाइज होगा लोकली, जहां पर हमने उसको शेयर किया हुआ है, जो हमारे कंप्यूटर में है, तो हमारे सामने जो रियल टाइम में हम इसे देख सकते हैं विदाउट लेटेंसी। लेटेंसी मतलब जो गैप, नहीं तो हम यहाँ से एक मैसेज भेजेंगे, फिर मैसेज पहुंचेगा, वहां से रिप्लाई आएगा, तो जो टाइम लॉस होगा वो उसके कारण नहीं होगा। और ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग से डिफरेंस है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। क्योंकि एज कंप्यूटिंग में डाटा प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है ये इम्पोर्टेंट होता है। एज कंप्यूटिंग में और कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा प्रोसेसिंग की लोकेशन अलग अलग है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम फाइल्स को, प्रोग्राम्स को इंटरनेट पर स्टोर करते हैं, और जो आईओटी हम आने वाले समय में जो बनाने का प्रस्ताव है, उस आईओटी में सारी की सारी कंप्यूटेशंस क्लाउड में होंगी डाटा सेंटर्स के यूज के द्वारा।
तो इस चीज को चेंज करके एज पर, कंप्यूटर इंटरनेट के एज पर इस प्रोसेसिंग को को किया जाए तो वो कहलाएगा एज कंप्यूटिंग। और जिसमें बहुत सारा डाटा जो आईओटी का डाटा होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डाटा होगा, वो लोकली स्टोर और प्रोसेस किया जा सकेगा। जिससे कि हमारी फायदा क्या होगा एज कंप्यूटिंग में, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं हम प्रोसेसिंग के लिए तो इट टेक्स सम टाइम, तो जिससे हमारी स्पीड कम हो जाती है, लेटेंसी पीरियड बढ़ जाता है, तो एज कंप्यूटिंग में कम हो जाएगा और रिलायबल हो जाएगा। अन्यथा आपने कोई फंक्शन किया, 5 मिनट वेट किया, बाद में पता चला उसमें एरर दे दिया कि दिस फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, या आप दोबारा से रीलोड करो, दोबारा परफॉर्म करो। तो इससे हमारी प्रोसेसिंग और कंटेंट डिलीवरी जल्दी होगा, बेटर सिक्योरिटी होगी, और जो प्रोसेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो प्रोसेसिंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग लोकेशन पर किया जाएगा, जिससे हम उसको फास्ट कर सकते हैं, ज़्यादा स्टोरेज और एप्लीकेशन को अचीव कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो स्केलेबिलिटी, कंप्यूटर में इस बात शब्द का इस्तेमाल करते हैं स्केलेबल, कितने गुना हम उसको बढ़ा सकते हैं वो कहलाता है स्केलेबिलिटी या वर्सटैलिटी, कि कितना वर्सटाइल है हमारा सिस्टम। तो स्केलेबिलिटी और वर्सटैलिटी ये कुछ बेसिक हमारे काम हैं जिनको हम यहाँ कर सकते हैं। डार्क नेट, ठीक है, डार्क नेट हम अगले सेशन में कर लेंगे। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जितने टॉपिक्स हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे पेपर आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ब्लॉकचेन से, इन टेक्नोलॉजी से हर साल लगभग पेपर आ रहे हैं, और आपके साल भी आएगा ही आएगा। किस तरीके का आएगा वो हेर फेर करके आएगा। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका कम से कम 2-3 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि इस हिस्से से, ये जो स्पेसिफिक पोर्शन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, आप 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको आए। तो आपके लिए ये एरिया बहुत काम का है, अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से इसको कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये डार्क नेट, 5G, इनसे क्वेश्चन 101% आएंगे। तो आपको अगर सर आईओटी से भी आया था क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो भी आएगा, उससे भी आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे अभी धीरे को इसके बाद के हिस्से में। तो आप लोग इसको थोड़ा सा मेहनत करिए, तो आपके लिए अच्छा जो है इससे रिजल्ट रहे। ठीक है, आज की क्लास थोड़ा सा जल्दी खत्म करते हैं, और मुझे थोड़ा सा काम है, आज की क्लास को थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। यस सर, ओके सर। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू, बाय।